तो हेडिंग फिर से समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे n का पावर क्या, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो आ जाए, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन का आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? के ए की पावर ज़ीरो। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है पी प्रोडक्ट, ए से बन रहा है कोई पी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? आज जो चीज़ बता रहा हूँ ना एकदम ऐसे याद रखो बस। ए से पी बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का? आर के इंटू ए की पावर ज़ीरो। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए क्या है? रिएक्टेंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर क्या है? ज़ीरो। ये पावर ज़ीरो कैसे निकलती है? प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, मैन्युअली कैलकुलेट करके डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इतना चीज़ क्लियर है? तो दूसरी तरीके से अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना हो मुझे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? एवरेज या इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? क्या 1 है? तो इसको मैं -1/1 लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 के फॉर्म में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, माइनस के फॉर्म में, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है इसलिए, तो माइनस -1/1 dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है आयशा, कोई प्रॉब्लम थी इसमें? आयशा कोई डाउट है? नहीं, पिछली बार वाला मैं बता रहा हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर ओ आर एक इस तरह से लिखा जा सकता है के फॉर्म में, और एक आर ओ आर को इस तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है dA/dt के फॉर्म में। ये तो पता है ना? ठीक है, कोई रिएक्शन है, ए फॉर्म करता है प्रोडक्ट बी, तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों चीज़ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या दोनों को इक्वेट कर दूं मैं? ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये माइनस है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 हटा सकता हूँ, dA/dt इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। कोई दिक्कत? चलिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि dA इज इक्वल टू ए की पावर 0 का मतलब हो गया 1, ए की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ? -k इंटू dt, -k इंटू dt। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से किसी का वैल्यू बढ़ जाता है, किसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? तो dA का इंटीग्रेशन किया, ऐसे लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू, अच्छा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, याद रखो। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो -k जो है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। कोई दिक्कत? अब हर इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है कि हम विद इन द लिमिट कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मुझे स्टोन का इर्रेगुलर सरफेस का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन ही एक तरीका है इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो लिमिट लेंगे हम लोग। तो इसी तरह किसी भी रिएक्शन की क्या होगी? कुछ लिमिट होगी। यहाँ पे लिमिट क्या है? टाइम की, टाइम में लिमिट होगी, और जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन में लिमिट होगा। या तो कंसंट्रेशन 0 होगा इनिशियली, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था,
इनिशियल कंसंट्रेशन जो था वो कितना था, मैंने मान लिया था ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, ठीक है। और आपके बाद मैंने बताया था कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब किसी स्टार्टिंग में किसी रिएक्टेंट का, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली जो था वो ए नॉट था, ठीक है। अब धीरे धीरे वो खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा, है ना, खर्च होता जाएगा। तो कितना बचा, वो रिएक्टेंट कितना बचा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हुआ, मान लीजिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन को मैंने मान लिया ए। क्लियर है, याद रखना कि ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। क्लियर है। अब देखो, जब टाइम जीरो था, व्हेन द टाइम वाज जीरो, व्हेन द टाइम वाज जीरो, तब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट का कितना था, ए नॉट था, ठीक है। तो टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, ठीक है। जब कुछ टाइम टी हुआ तो इस ए का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हुआ, ए बचा, ए बचा, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है ना। जब टाइम टी हुआ, जब टाइम टी हुआ तो इसका कंसंट्रेशन कितना बचा, ए बचा। यही तो लिमिट है, आप समझ रहे हो। अभी मैथ्स में पढ़ा नहीं इंटीग्रेशन आप लोगों ने ना, अभी जब पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। कोई दिक्कत इसमें। इस नीचे वाली को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, मतलब इस लिमिट के अंदर ही सारा काम हो रहा है। क्लियर है ये चीज़। आयशा कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये डी ए है, तो डी ए का इंटीग्रेशन हो जाता है ए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। डी ए का मतलब छोटा वैल्यू ए का, ए कर दिया तो मतलब बड़ा वैल्यू। क्लियर है ये चीज़। तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और लिमिट लग जाएगी ऐसे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर है, इस तरह लग जाएगा। माइनस के तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, टी हो जाएगा। पहले छोटा टी था, छोटा टाइम था, फिर बड़ा टाइम हो जाएगा, तो ये लग गया टी, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से टी तक में। कोई दिक्कत, चलिए अब लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। मतलब इसमें पहले एक बार ये लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला होता कि x का जो लिमिट है ए नॉट और ए था, तो एक बार x की वैल्यू आप a रखोगे माइनस, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ए नॉट, एक बार इसमें a रखा गया माइनस, एक बार इसमें a नॉट रखा गया, तो a माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत है। ये आपका चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे, ये पूछा ज़रूर जाएगा, चाहे बायोलॉजी वाले हो चाहे मैथ्स वाले, तो कुछ तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। माइनस के टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी तरह टी की वैल्यू रखोगे, एक बार टी में अपर लिमिट रखो टी, माइनस टी की वैल्यू 0 रखोगे तो टी माइनस 0 हो जाएगा, तो मिलेगा तो आपको टी ना। कोई दिक्कत में। चलिए ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूला को मैं क्या कहता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ए क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कि अगर मान लीजिए आपके पास टोटल 10 ए थे, 10 में से 8 खर्च हो गए, बचे कितने, 2 बचे ना, तो वहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है।
ए नॉट क्या था, इनिशियल, मतलब 10 थे इनिशियल, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 10 रखोगे। माइनस के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको किसी तरह निकालना पड़ेगा। टी क्या है, टाइम है, टेम्परेचर मत लिख देना इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, आया समझ में, आयशा को दिक्कत, ठीक है। अब मैंने आपको इसके आगे सॉल्व करके बताया था कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है a इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस के टी प्लस ए नॉट लिख सकता हूँ। क्लियर है चीज़। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इस तरह, y एक्सिस पे मैं ले लूँ कंसंट्रेशन ऑफ a और x एक्सिस पे ले लूँ टाइम, ठीक है, x एक्सिस पे क्या ले लूँ, टाइम ले लूँ, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ज़रा देखिए, x एक्सिस पे क्या लिया है, सॉरी y एक्सिस पे क्या लिया है, a लिया हुआ है, और t किस पे लिया हुआ है, x एक्सिस पे लिया हुआ है। तो क्या आपको ऐसा इक्वेशन नहीं दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये। अगर a आपका y एक्सिस पे है, t आपका x एक्सिस पे है, तो ये k क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, ये k क्या है, स्लोप बता रहा है, ठीक है ना। और ये कोई वैल्यू है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू है ये, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन देखा, नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं जाएगा। आपको देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, माइनस की है ना, m मतलब स्लोप होता है, स्लोप मतलब माइनस में है तो नेगेटिव स्लोप जा रही है, माइनस में है तो मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये जो m है इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, स्लोप यहाँ पे कितनी है, माइनस के है, ठीक है। आयशा कोई दिक्कत इसमें, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये कंफर्म आना है। ये तो चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन कंफर्म, क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। आगे बढ़े, हाँ टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है, हाँ घट रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है, ठीक है। ये जो आपको इंटरसेप्ट मिला है ना, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं ना, मैंने पढ़ा है, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यहीं पे आपको ए नॉट की वैल्यू मिलेगी, वही वो सी है वो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, धीरे धीरे घट रहा है वैल्यू, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है। ग्राफ समझ में आया, पक्का। चलिए अब एक चीज इसके आगे और इम्पोर्टेंट आती है, इसके आगे बढ़े। और ये देखो, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। और समझ लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके नंबर कटे तो आप इस केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर अगर कटे आपके तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये मान के चलो गलतियाँ होंगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है कन्वर्जन आए, हो सकता है आपको सारे कन्वर्जन आ जाए, हो सकता है आपको एक भी कन्वर्जन एग्जाम में ना आ रहा हो। डायरेक्ट रिएक्शन तो याद आ जाते हैं, कन्वर्जन में मार्क्स कटते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म में मार्क्स कटेंगे आपके, ऑर्गेनिक में मान के चलिए मार्क्स कटते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में मार्क्स कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यही स्कोरिंग है। चलिए अब इसी के आगे इसी में कंटिन्यू करिएगा। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे इसी में कंटिन्यू करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधी लाइफ। रिएक्शन में आधी लाइफ कब मानी जाएगी? जब रिएक्टेंट 50% खर्च हो चुका होगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का आधा पार्ट, ठीक है ना। तो जब रिएक्टेंट 50% से 50% जब पूरा खर्च हो जाएगा, उसे क्या बोलोगे आप? रिएक्शन हाफ हुआ है, हाफ रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज़ द टाइम, it is the time when reaction is 50% completed, 50% completed. It is the time when the reaction is 50% completed. और इसको डिनोट किससे करते हैं? हाफ लाइफ को ऐसे टी बनाते हैं और ऐसे लिख देते हैं हाफ, स्मॉल टी, और ऐसे करके हाफ बना देते हैं। तो ये हो गया टी हाफ, ये रिप्रेजेंट करेगा हाफ लाइफ। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए से आपका पी रिएक्शन, ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है। कोई ए रिएक्टेंट था और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पी बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो था ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था वो ए नॉट था। इतना चीज़ क्लियर है? ठीक है। व्हेन द टाइम वाज ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था तो ए का कंसंट्रेशन जो इनिशियल था वो ए नॉट था, ठीक है। इस तरह लिख देता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट। क्लियर? आयशा कोई दिक्कत? ठीक है। व्हेन द टी वॉज हाफ, व्हेन टी इज इक्वल टू टी 1/2, क्या होगा? टी इज इक्वल्स टू टी 1/2, मतलब टाइम जब आधा हुआ, जब टाइम आधा होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी तो आधा होगा। यही तो हाफ लाइफ कह रहा है कि रिएक्शन क्या होगा? 50% होगा। तो ये जो आपका ए का कंसंट्रेशन है, क्या वो ए नॉट बाई 2 नहीं होगा? बोलिए। ए इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 होगा कि नहीं होगा? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? आपको बेटा नोट कर लिया? नोट कर लो इसको जल्दी से। देखिए केमिस्ट्री क्लास को मिस मत करो आप लोग, है ना। मैं मिस करूँगा क्लास तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मिस करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। नहीं क्या कोविड? नहीं वो एक मतलब वो जायज़ रीज़न है कि बीमार पड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कोशिश करो कि मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट बीच में केमिस्ट्री में छूटेगा अगर, तो अगला वाला फिर उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ T इज इक्वल्स टू टी हाफ, A इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 हो गया। क्लियर है ये चीज़? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताया था? माइनस KT। क्लियर है? ए नॉट का अगर ए यहाँ पे कुछ वैल्यू रख सकते हैं क्या? ए का वैल्यू रख सकते हैं? अगर मुझे क्या निकालना हो? टी हाफ निकालना हो, ठीक है। टी हाफ निकालना हो तो अगर मैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A is equals to A naught by 2 and T is equals to T half, correct? T is equals to T half, मतलब आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो A की जगह पे मैं लिख सकता हूँ A naught by 2,
इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। बोलिए सही है क्या? के इंटू टी 1/2। ये 1/2 मल्टीप्लाई में मत लिख दीजिएगा, सफिक्स है ये, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस वाले को इधर ले आए, ए नॉट वाले को उधर भेज दें, ऐसा कर सकते हैं। तो माइनस वाले के इंटू टी हाफ को इधर ले आओ, तो ये प्लस में हो जाएगा, के इंटू टी 1/2 इज इक्वल्स टू ए नॉट, ये इधर आएगा तो ये माइनस में ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। के इंटू टी 1/2 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? ए नॉट बाई 2 हो जाएगा ना, सही है। हमको निकालना क्या था? रिएक्शन का। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है कि 50% जब खर्च होगा तो टाइम क्या होगा, तो मतलब हमने निकालना है टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के को उधर ले जाओ, तो ए नॉट बाई 2k, ये निकल गया क्या? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? देखिए नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। बढ़े आगे, नोट कर लीजिए अच्छे। नोट कर लिए सभी लोग, मिटाएं इसको। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ क्या है और बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है। ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन जो है उसका टी हाफ किस पे डिपेंड करेगा, आप मुझे बताइए। उसका टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ देखो के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सिर्फ के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जो हाफ टाइम है कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। ये ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो हाफ टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा टी हाफ। क्लियर है चीज़? आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब कोई भी चीज़ कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है ना, पढ़ा होगा फिजिक्स में, कभी भी कांस्टेंट पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप बताओगे कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज़ नहीं होगा। क्लियर है? मिटाएं इसको, आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए ऐसे करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जीरो ऑर्डर के बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पूरी स्टडी कर ली हमने। अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा उस तरह हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
या फिर इसको काइनेटिक्स भी बोल सकते हो, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का मैं क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 या 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फिर रिवीजन करवाना शुरू करूँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या कहते हो, सही है? सैम्पल पेपर करना ज़्यादा सही रहेगा, आपके चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे। आगे बढ़े। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा ROR इजिकल्स टू R के ए की पावर 1, ए की पावर 1। तो ये क्या कहला रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ए की पावर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मुझे इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो, एवरेज या इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, तो ROR इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -1/1 dA/, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। फिर से इक्वेट कर दिए दोनों को, करिए ज़रा, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस। इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा dA/dt इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस को उधर भेज दूँ, dA/ इस ए को नीचे ला सकता हूँ क्या, ऐसे बोलिए, इस ए को नीचे ला सकता हूँ और इस dt को उधर भेज दूँ मैं, -k इंटू dt, ऐसा कर सकते हैं ना। थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें आप ही लोग बताइएगा, ठीक है ना। dA इसको ऐसे कर सकते हैं, -k इंटू dt कर सकते हैं। अब अगर ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, dA/A इज इक्वल टू -k, फिर से बाहर, और ये कोई दिक्कत इसमें। वही सेम लिमिट लगेगा। जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0, जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन कुछ घट के इतना बचा। फिर चलिए अब dA/A का इंटीग्रेशन कैसे होगा, dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log पढ़ा है आप लोगों ने क्या, मैथ्स में log पढ़ा है? log निकालना सबको आता है क्या, log एंटी log थोड़ा थोड़ा आता है। चलिए dx/x इक्वल्स टू log x होता है ये। तो ये dA/A है, तो क्या मैं इसको log a बोल सकता हूँ क्या? इसको सिर्फ log a नहीं बोलते हैं, इसको नेचुरल log बोलते हैं, जिसका बेस e होता है, जिसका बेस e होता है। सुना है ये चीज़? आयशा क्लियर है? और इसका मैं लिमिट लगा देता हूँ A0 से a, है ना। चलिए -k, इसका भी लिमिट लगा दो, t का लिमिट जो हो जाएगा 0 से t।
अब लिमिट रखिए ज़रा, सभी लोग रखिए आप लोग। इसका लिमिट जब रखोगे ना, एक बार ए में ए रखोगे, एक बार ए में ए नॉट रखोगे, तो माइनस कर दोगे आपस में। ऐसा नहीं है कि लॉग ई ए माइनस ए नॉट कर दिया, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई क्या, हाँ साथ में लॉग भी रखोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लॉग तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ए नॉट, लॉग ए पूरा टर्म है एक, याद रखो लॉग ए पूरा टर्म है, ठीक है। तो एक बार लॉग ए में आप ए रखोगे, एक बार लॉग ए में आप ए नॉट रखोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, अपर माइनस लोअर। समझ में आया स्नेहा? आया समझो? आप तो फिजिक्स में इससे कठिन कठिन डेरिवेशन करते होगे यार, है ना? तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इजिकल्स टू माइनस के, वो टी माइनस 0 हो जाएगा तो टी आ जाएगा, कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग बेस ई ए इजिकल्स टू, हालांकि ये भी कर सकते हैं हम कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो रहा है तो लॉग ए अपॉन बी भी कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? लॉग का रूल क्या होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको मैं इक्वल टू कर सकता हूँ लॉग ए अपॉन, है ना? चलिए, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, जो हमको निकालना है हमको वो चाहिए। लॉग ए इज इक्वल्स टू, मैं इस लॉग ए नॉट को उधर भेज देता हूँ, ए नॉट को उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के इंटू टी। सही है? देखिए जहाँ पे भी ना आए पूछ ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, अब एक मैथमेटिक्स का एक दूसरा रूल, ये लॉग ई जो है वो आपको जो आप लॉग टेबल देखा है आप लोगों ने, लॉग टेबल देखा है कभी, सॉल्व किया है? 12th में लॉग किस चैप्टर में लॉग था, मतलब किस क्लास में? 11th में था, 10th में था? लॉग टेबल सबने नहीं देखा है क्या? सॉल्व किया लॉग वाले क्वेश्चन? बहुत पहले, मतलब 10 साल पहले? हाँ 11th में भी होगा यार लॉग, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेहा ने तो किया ही नहीं है लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना ही समझो जितना काम का है। लॉग ई जो होता है ना वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। लॉग ई की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाते हो, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होता है नेचुरल उसमें दूसरे लॉग में, लॉग बेस 10 के में। आप जो कैलकुलेटर में वैल्यू लॉग रख के वैल्यू निकालते हो ना, वो लॉग बेस 10 होता है, वो लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस ई नहीं होता है, वो लॉग बेस 10 होता है। लॉग टेबल केमिस्ट्री बुक के पीछे देखना, आपके दिया रहेगा, अगर स्कूल में मिलता भी है, अगर आपको लॉग की वैल्यू चाहिए तो वो देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग की वैल्यू आएगी, इसमें भी लॉग की वैल्यू, तो बोर्ड एग्जाम में आपको लॉग का टेबल अगर मांगोगे तो वो देंगे आप, ठीक है। तो बस देखना आना चाहिए, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखा दूंगा मैं कैसे देखते हैं लॉग। तो लॉग ई को हम हमेशा किस में चेंज करेंगे, बेस 10 में चेंज करेंगे। तो याद रखो मेरी बात कि लॉग बेस ई ए है अगर, तो उसको अगर मुझे लॉग बेस 10 में करना है तो ये बराबर होता है किसके, 2.303 लॉग 10 ए। क्लियर? ठीक है। हाँ, मतलब
लॉग ई और कोई कांस्टेंट है आपके पास, तो उसको मुझे अगर नेचुरल लॉग से बेस 10 में चेंज करना है, बेस ई से बेस 10 में चेंज करना है, तो इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है इस तरह लॉग बेस ई 2, तो आपको नेचुरल लॉग से हट के बेस 10 में करना है, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग 10 2। अब 2.303 लॉग 2 की वैल्यू पता है क्या होती है? लॉग 2 की वैल्यू चेक कर लेना एक बार, शायद 0.301 कुछ होती है। ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू शायद इतना ही होता है, जहाँ तक मुझे याद है, चेक कर लेना एक बार, मे भी हो सकता है गलत हो। ठीक है, तो 2.303 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके लॉग इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा तो ये क्या मतलब लॉग कैसे करेंगे चेंज भाई? बस इसको रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 a माई इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 सॉरी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 a नॉट माइनस k इंटू टी। क्या ये चीज़ सही है? ठीक है, अब क्या करो कि पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2.303, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2.303 log 10 a अपॉन 2.303, तो ये बचेगा log बेस 10 a इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा log बेस 10 a नॉट, और ये हो जाएगा माइनस k इंटू टी अपॉन 2.303। क्या इतना आ जाएगा? हाँ या ना? तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत से? जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हो आप? NH3 को मैंने डिकम्पोज किया और N2 और H2 में टूट गया। ठीक है, तो वो डीकम्पोजिशन है। H2O को मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया जैसे ही, तो H2 और O2 में टूट गया। ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो आप लोग? नोट करके लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये लाइन इसलिए लिखवाई है क्योंकि एक न्यूक्लियर वाले एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाले क्वेश्चन पे मतलब एक क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में, एक न्यूमेरिकल आएगा अभी, वो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा अगर डिराइव करने को आ गया तो कर लोगे ना। आपसे पूछेगा एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये पूरा छापना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है।